हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड बैक क्लासेस। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था कि हम लोग ने किले बनवा चुके थे, औरंगजेब ने अपनी ताकत दिखा चुकी थी, शिप कैप्चर हो गए थे, औरंगजेब ने फाइन भी लगा दिया था किसके ऊपर, जोसेफ चाइल्ड के ऊपर, राइट। आज हम देखेंगे कि जो इंटरपोलर्स क्या होते हैं, ब्रिटिशर्स की आपस में लड़ाई, इंडिया में बिजनेस करने के लिए आपस में लड़े भिड़े ब्रिटिशर्स भी, और कुछ हम लोग किले बनवाएंगे। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्विक रिवीजन करा देता हूँ ताकि आप इस आज के लेक्चर को लिंक कर सकें। जैसा कि पहले लेक्चर में आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज़ चाहिए माइंड मैप क्लासेस में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर सबसे पहला लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री का देखिए। उसमें हमने पोर्चुगीज़ की एंट्री करवा चुके थे। पोर्चुगीज़ का जो बंदा आया था इंडिया में वो कौन था? वास्को डी गामा। उसको लेके कौन आया था? अब्दुल माजिद। उसको इंडिया में किसने वेलकम किया था? जामोरिन, जो हिंदू किंग था। उसके बाद उसकी उसी लेक्चर में हमने उसकी बहुत पावर बढ़ा दी थी, नेवल शिप उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी थी हमने। सेकंड लेक्चर में आते आते उसकी पावर हम लोग ने ख़त्म कर दी थी, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था हम लोग ने नहीं, ब्रिटिशर्स ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, राइट। चार्ल्स टूर ने बॉम्बे ले लिया था और ब्रिटिश ने होमरूज ले चुके थे, राइट। सेकंड लेक्चर में हम लोग ये देखे कि किस तरह ब्रिटिशर्स फरमान लेते चले जा रहे थे जहांगीर से, उसके बर्थडे में जाते फरमान ले लेते थे, और उन्होंने तरह तरह जगह जगह पर अपने उन्होंने फैक्ट्रीज भी बना डाली। फैक्ट्रीज आपको पता होनी चाहिए, सूरत में उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री सोचा था बनाने को पर बना नहीं पाए थे सूरत में। जैसे सबसे पहली फैक्ट्री जो थी मसूलीपट्टनम में थी, उसके बाद सूरत में, गोवा, एम, दूसरी एक उसके बाद उन्होंने फैक्ट्री बनाई कहाँ पे? अरमगौन में। उसके बाद धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ते गए बिजनेस उनका चलता रहा, तो उन्होंने तीन फैक्ट्रियाँ क्या, दो फैक्ट्री और स्पेसिफिकली, बाकी एक डिस्क्रीट डाटा है वो वहाँ बनाई, मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ बंगाल से फैक्ट्री बनाई उन्होंने। फिर हरिपुरा में फैक्ट्री बनाई जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद उन्होंने बेलासोर में अपनी फैक्ट्री बनाई जो कि कहाँ पे है? पटना में है, राइट। इसने देखा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फैक्ट्री ब्रिटिशर्स बनाते जा रहे हैं, जहाँ ये फरमान देता जा रहा है, राइट। इस तरह उन्होंने पिछले दो लेक्चर्स को मैंने आपको क्विक रिवीजन कराया है। इसको अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को देखिए, ठीक। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करिए, राइट। आज हम देखेंगे कि ये ब्रिटिशर्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, फैक्ट्रीज को बनाना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने क्या किया कि फोर्टिफाइड करना स्टार्ट कर दिया, मतलब किले बनाना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। अब उन्होंने किले बनाना स्टार्ट किया, राइट। पहला किला उन्होंने कहाँ बनाया? पहला किला उन्होंने सुल्तानती में बनाया था, राइट। सुल्तानती में उन्होंने अपना फैक्ट्री थी उनकी वहाँ पे, फैक्ट्री फैक्ट्री सुल्तानती में उन्होंने फैक्ट्री जो स्टैब्लिश करी थी वहाँ पे उनको उसको फोर्टिफाइड कर दिया। कौन से सन में किया? 1700 सन में किया है। उस फैक्ट्री को जो फोर्टिफाइड किया गया, उस फोर्टिफिकेशन को कहा गया फोर्ट विलियम, राइट। इससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं, इसकी स्टोरी समझते हैं क्या है। जॉब चर्नॉक नाम का एक बंदा था जो ब्रिटिशर था, ईस्ट इंडिया कंपनी का मेंबर था, राइट। वो इंडिया में आया था, मतलब आ रहे थे सब लोग अपना बिजनेस कर रहे थे लगातार। जॉब चर्नॉक इंडिया में आया, उसको जमींदारी राइट्स मिल गई। जमींदारी राइट्स उसको कहाँ से मिली? मुगल सूबेदार आजिम उस्मान से उसको जमींदारी राइट्स मिल गई। अब वो जमीन से पैसा निकाल रहे थे, मतलब जमीन पे फैक्ट्री स्टैब्लिश करते थे, फिर उस फैक्ट्री से अपना रेवेन्यू जनरेट करते थे। अब जमींदारी राइट्स मिल गई। अब वो जमीन का काम करने लगे। अब जमीन पे अपना कंस्ट्रक्शन का कुछ भी करना था, भाई जॉब चरनॉक से जाके पूछे, वो करेगा। आदिम उस्मान कुछ नहीं करेगा, जॉब चरनॉक करेगा। जमींदारी राइट्स ब्रिटिशर्स को किसके द्वारा मिली? सबसे पहली बार आदिम उस्मान द्वारा मिली, जो मुगल का सूबेदार था। कब मिली? 1698 में उसको जमींदारी राइट्स मिल गई। अब जमींदारी राइट्स मिलने के बाद उसने सबसे पहले तीन
जगह उसको कंट्रोल मिला, 3 जगहों का कंट्रोल मिला, सूता नदी, कालीकट है, गोविंदपुर पे। उसको 3 जगह का उसको कंट्रोल, 3 जगहों के जमींदारी राइट्स मिल गई उसको। अब जमींदारी राइट्स मिलने के बाद उसने क्या किया, इन तीनों को कंबाइंड करके एक जगह बना दी कोलकाता, जो आज के नाम से आप जानते हैं कोलकाता, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कोलकाता को बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो जॉर्ज चरनॉफ को जाता है, राइट। तो इस तरह कोलकाता में उसने पूरा तीनों को कंबाइन करके कोलकाता बनाया। और कोलकाता में सुल्तान ने भी तो फैक्ट्री बना दी, उसको फोर्टिफाइड करके नाम दे दिया गया फोर्ट विलियम्स। 1700 सेंचुरी में, हम 1700 सेंचुरी में आ चुके हैं, राइट। तो इस तरह आपने देखा कि जॉर्ज चरनॉफ कैसे जमींदारी राइट्स को उसको मिली और कोलकाता का फॉर्मेशन हुआ, और सुल्तानती में उसने फोर्ट विलियम बना दिया, ताकि कोई अटैक भी करे तो फैक्ट्री ना डिस्ट्रॉय हो, वो फोर्ट डिस्ट्रॉय हो, ताकि उनका बिजनेस रुके ना। अब आगे देखेंगे, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन नाम के एक बंदा था, और फारूक सियार मुगल तो कर ही रहे थे। तो क्या हुआ, अब फारूक सियार बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। फारूक सियार बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, उसके ऊपर कोई दवाई उसके ऊपर असरदार नहीं थी, बहुत बीमार था, मरने की कगार पे आ गया था। पर उसी समय एक आया, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन बंदा आया। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने फारूक सियार को बिल्कुल बड़ा चंगा कर दिया, मस्त कर दिया बिल्कुल। फारूक सियार बिल्कुल खुश, मजे में कह रहे, अरे वाह ये तो चमत्कार हो गया। तो उसने कहा कि जो मांगना है मांगो। पहले तो यही चलता था, जो मांगना है मांग लो, हम सब देने को तैयार हैं। तो डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ने क्या किया, उससे फरमान ले लिया होल मुगल एम्पायर में ट्रेड करने का। उसको फरमान मिल गया, अब वो ट्रेड कर सकता है, रिसीव ट्रेड करने का उसका पूरा फरमान गया, मतलब पूरा होल मुगल एम्पायर में उसको फरमान मिल गया कि वो पूरा होल मुगल एम्पायर में जहां जहां मुगल का कंट्रोल है, वहां वहां पे वो अब ट्रेड कर सकता है। पहले तो जगह जगह जा जाके ले रहे थे, पर्टिकुलर स्टेट पर्टिकुलर जगह के, अब तो पूरा एक साथ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड करो, आराम से करो। किसने दिया, फारूक सियार ने दिया। किसको दिया, डॉक्टर विलियम हैमिल्टन को दिया। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन को उसने क्या दिया, फरमान दे दिया कि जाओ अब ट्रेड कर सकते हो पूरे मुगल एम्पायर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या हुआ, अब चार्ल्स जो बंदा था जिसने अपना बॉम्बे लीज पे दे रखा था, उस किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जो आपने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जो कैपिटल हेडक्वार्टर था, ट्रेडिंग हेडक्वार्टर था, वो बॉम्बे शिफ्ट कर दिया था, पिछले लेक्चर में आपने देखा था। तो उसने क्या किया था, बॉम्बे को भी फोर्टिफाइड कर दिया। पैसा आ ही रहा था, 10 पाउंड पे दे रखा था लीज पे बॉम्बे। तो अब क्या किया उसने, बॉम्बे को भी फोर्टिफाइड कर दिया अब, राइट। बॉम्बे को भी फोर्टिफाइड करने के बाद उसने बट करने के बाद अब वो आराम से बैठा, कोई इसको टेंशन नहीं, फोर्टिफाइड है, आराम से बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। ये काम कब हुआ, 1720 में हुआ। फारूक सियार ने फरमान पूरे मुगल एम्पायर में कब करने का दिया था, 1717 में। फोर्टिफाइड कब हुआ बॉम्बे, 1720 में। सुल्तानती में फोर्टिफिकेशन कब हुआ, 1700 में, जिसका नाम फोर्ट विलियम है। आजिम उस्मान ने जमींदारी राइट कब दी थी, 1698 में। आप सीक्वेंस देख रहे हैं, पूरा सीक्वेंस वाइज चल रहा है। 1698 में जमींदारी राइट मिली, जमींदारी राइट मिलने के बाद उन्होंने फोर्ट बनाया है। पहले आप ये देखिए, फोर्ट बनाया तब जब जमींदारी राइट्स मिल गई। अब मतलब यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट निकल के ये आता है कि जमींदारी राइट्स मिलने के बाद अब फोर्ट्स बनने स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। जमींदारी मिलने के बाद अब फोर्ट्स बनने स्टार्ट हो रहे हैं। तो फोर्ट बनना स्टार्ट हो, सबसे पहला फोर्ट विलियम, उसके बाद फोर्ट फोर्टिफाइड बॉम्बे भी कर दिया गया, ठीक है। इस तरह पूरा सीक्वेंस चल रहा है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं।
अपने पिछले लेक्चर्स देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से छूटेगा। अब हम ये देखते हैं कि सब कुछ हो रहा है, बट अभी हम लोगों ने ये नहीं जाना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कंट्रोल कैसे हो रहा था, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या क्या कंपोनेंट्स थे, क्या क्या ऐसी चीजें थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। तो देखते हैं हम कंट्रोल ऑफ कंपनी, राइट। इस कंट्रोल ऑफ कंपनी में हम यह देखेंगे कि कंट्रोल कर कौन रहा है, कौन कौन से ऐसे बंदे हैं, क्या है जो कंट्रोल कर रहे हैं किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, राइट। तो इसमें क्या थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, अब नहीं है, थे, जो कि कहां से कंट्रोल कर रहे थे, लंदन से कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने एक सब ऑर्डिनेट बॉडी बना रखी थी, सब ऑर्डिनेट बॉडी बना रखी थी, जो कि एशिया में उन्होंने उनको भेज रखा था। आपको पहले से पता होगा एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। ये कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर तब भी इनको क्वीन एलिजाबेथ से इनने चार्टर साइन करवाया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में 1600 में चार्टर साइन करवाया था 15 साल की लीज पे, राइट। एक प्राइवेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक। अब क्या है इसमें, मैं जो नॉन मेंबर थे, नॉन मेंबर्स वर नॉट अलाउड टू ट्रेड इन इंडिया, राइट। और जो ट्रेड करते थे, ठीक है, जो ट्रेड, ये बताऊंगा अभी आगे, इसमें नहीं करते हैं, ये अलग चीज है। और जो कर भी लेते थे, जो फ्री मर्चेंट बोला जाता है, आपको पता होगा, ये मर्चेंट एडवेंचर का ग्रुप था एक, जिसने इंडिया पे आके कंपनी जो स्टैब्लिश की, उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। जो फ्री मर्चेंट्स थे, उनको इंटरपोलर बोला जाता है, राइट, उनको इंटरपोलर बोला जाता है। अच्छा, अब इसमें ये देखिए, अभी हमने कंपनी में बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, अभी लड़ाई भी करवानी है, भूलिएगा नहीं, लड़ाई करवानी है हमें अभी आपस में ही, किस पे, दिस वर्सेस दिस, अभी लड़ाई कराएंगे, वीडियो में बने रहिए, लड़ाई करवानी है इन लोगों में। अभी क्या है, कंट्रोल ऑफ द कंपनी, मतलब ये आपको बता रहे कि हायरार्की क्या है, मतलब पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लंदन जी, जो ये मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप था, जिनने नाम रख दिया ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया में आके काम कर रही, बिजनेस कर रही है, राइट। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, इसमें लंदन से वो कंट्रोल करते थे, उन्होंने कुछ अपने बंदे भेज रखे थे, एशिया में बंदे भेज रखे थे उन्होंने, जो सबऑर्डिनेट बॉडीज थी, एशिया में आ रखी थी। पर जो नॉन मेंबर थे, अब उनने मोनोपोली हासिल कर रखा था क्वीन एलिजाबेथ से, तो मोनोपोली जो उनके पास थी वो ये थी कि भाई कोई और ट्रेड नहीं कर सकता। पर तभी कुछ लोग ट्रेड कर लेते थे दाएं बाएं से, जुगाड़ से, जुगाड़ तो हर पूरे वर्ल्ड में चलता है, पर थोड़ा इंडियन ज्यादा जुगाड़ू होते हैं, पर ये लोग भी जुगाड़ू थे। तो ये नॉन मेंबर जो थे वो इंडिया में ट्रेड करते और ट्रेड करते थे, उनको कहा जाता था फ्री मर्चेंट्स, ठीक है। वो फ्री मर्चेंट्स थे, अगर स्पेसिफिकली उनको एक नाम दिया जाए, उनको बोला जाता है इंटरपोलर। इंटरपोलर वो मतलब इनसे अलग है, इनका इनका नहीं, अभी इनका इनका वर्सेस भी कराने जा रहा हूँ, राइट। तो अभी आप देख लीजिए ये कंट्रोल कैसे कंपनी होती थी, क्या हायरार्की थी, क्या था, मतलब टोटली फ्री मर्चेंट भी ट्रेड कर रहे हैं और जो स्पेसिफिक चार्टर साइन करा के आए हैं वो भी ट्रेड कर रहे हैं, पर ये इनके पास मोनोपोली नहीं है,
इनके पास मोनोपोली नहीं है, इनके पास चार्टर साइन है, इनके पास नहीं, पर ये भी आके कर ले रहे ट्रेड। ठीक है, इसी के नीचे लिख दे रहा हूं मैं, आप नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट आपके लिए माइंड मैप बना दे रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, फ्री मर्चेंट कौन तुमको बोला जाता है, इंटरपोलर बोला जाता था, और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बॉडी थी, जो लंदन में रहती थी, सबऑर्डिनेट बॉडी एशिया में रहती थी। ये हायरार्की है, टॉप पे ये थे, सेकंड पे ये थे, उसके फ्री मर्चेंट्स भी थे, इंटरपोलर जिनको बोला जाता था, राइट। अब क्या है, 1694 पे आते हैं, 1694 पे आते आते हम लोग ने ये देख रहे हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब समय तो बहुत बीत चुका है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसमें क्या हुआ, अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये देखा कि फ्री मर्चेंट्स भी ट्रेड कर रहे हैं जिनके पास चार्टर साइन नहीं है, पर उन्होंने मोनोपोली भी दे रखी है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, तो फ्री मर्चेंट्स ने कहा भाई हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमको भी हक है ट्रेड करने का, हमको भी है पैसे कमाने का हक, सिर्फ इनको ही क्यों हक मिले, हमें नहीं जुड़ना है, हमें नहीं रहना है। ये सब बहुत बवाल हुआ। बवाल होने के कारण जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने थी उन्होंने एक लॉ पास कर दिया। उस लॉ के अंतर्गत ये हुआ कि अब जो फ्री मर्चेंट है, जो कि जिनको इंटरपोलर बोला जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो मर्चेंट एडवेंचर के मेंबर मर्चेंट एडवेंचर से बनी है, वो दोनों कंबाइंड होके एक न्यू कंपनी बनाएगी। ऐसा ये लॉ उन्होंने किसने पास कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया कि अब आप सब मिल के इंडिया में ट्रेड करें, मिल के इंडिया में बिजनेस करें। बिजनेस करने को बोला था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने को नहीं बोला था। तो सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने लॉ पास कर दिया। किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया। कब पास किया, 1694 में पास किया। अब क्या हुआ कि एनी वन कैन ट्रेड इन इंडिया, एनी वन कैन ट्रेड इन इंडिया, मतलब अब कंबाइंड हो गए। रीजन क्या था ये होने का, ये रीजन लिखा हुआ है, ये देखिए आप, ऐसे लॉ का रीजन बनने का क्या है, कॉन्फ्लिक्ट लेटर ज्वाइंट, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसके बीच, फ्री मर्चेंट और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वो ज्वाइंट हो गए 1708 में। 1708 में लॉ पास हुआ 1694 में, पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कुछ हुआ, बट बातें आपस में ऑफकोर्स इनको बीच हुआ होगा कि हमें ज्वाइन नहीं होना, हमें इनको ज्वाइन नहीं करना, सब चीजें होंगी ऑफकोर्स, एक बार में तो सब कोई आदमी नहीं मान लेता है, तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलते चलते ये 1708 में आखिर में सब लोग ज्वाइन हो गए, ये चीज हुई, राइट। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरह हायरार्की बनी, क्यों, रीजन था ज्वाइन होने का। रीजन क्या था, ये था, अलग अलग दो लोग थे, अब रीजन अलग अलग थे, इसलिए इन्होंने एक लॉ पास कर दिया, जो कि अब ये ज्वाइंट हो गए, राइट। अब ज्वाइंट हो गए, अब ये कंपनी एक नई फॉर्म हो गई, ठीक है।
कंपनी का नाम भी वही है, बस बोला जा रहा है कंपनी नहीं फॉर्म होगी, बात नाम वही है, सब कुछ वही है, काम वही करेंगे, बस अब ज्वाइन हो गए। अब कोई फ्री मर्चेंट नाम का कोई बंदा नहीं है, मतलब बंदे नहीं है, कोई इंटरपोलर नहीं है, अब सब एक है, ब्रिटिश ने कहा सब अब एक है, कोई अलग अलग नहीं काम करेगा। राइट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, आप उसको देख लीजिए, वो आपने ऊपर नोट कर लिया होगा, मैं थोड़ा रख कर दे रहा हूँ। एक बहुत छोटी सी बात है, आप इसको लिख सकते हैं। लिख दो फिर आपको बताता हूँ। एक ये छोटी सी बात है, ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब ये बताना इसलिए इम्पोर्टेंट हो रहा है क्योंकि अब ये एक जगह और है जो कि कैप्चर कर गई थी, कैप्चर किया जा चुकी थी। कॉन्वेंट हेलमिनर है, इनने सुमात्रा बटरम इंडिया में आया, वो उसने कैप्चर कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, कैप्चर कर लिया, कंट्रोल में कर लिया, है ना। पर बस ये इतना मतलब ये साफ दिखता है कि सुमात्रा बटरम, सुमात्रा एंड बटनम अब कॉन्वेंट हेलमिन के अंडर में है। राइट, तो अभी आप देख सकते हैं ये किस तरह, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, छोटा सा पॉइंट था। अब हम डच की एंट्री कराने वाले हैं, डच की एंट्री होने वाली है, उसके बाद अब फ्रेंच की भी एंट्री हो जाएगी। आज आज दो लोगों की एंट्री करवाएंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा होगा तो एक बंदे की और एंट्री करा देंगे, वो हम बताएंगे आगे किस बंदे की एंट्री हो रही है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नीचे वाला पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, मैं तो आगे माइंड मैप बनाता हूँ। राइट, बहुत लोगों की एंट्री होने वाली है, अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान समझेंगे। अभी तक चीज़ें आसान लग रही होंगी, नहीं लग रही आसान तो दोबारा देखिए वीडियो। बिल्कुल आपको साइंटिफिक तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको बस वीडियो देखनी है, समझना है, लिखना है। कोई चीज़ समझ रहे हैं आप कमेंट में कर सकते हैं, बिल्कुल रिप्लाई दूंगा मैं। माइंड मैप बना देता हूँ, तब आप पिछले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं।
1602 है ये, 1602 है, ठीक है। अब यहाँ पे डच की एंट्री हो चुकी है। डच लोग आए, उनका भी नाम, मतलब उन्होंने कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब नाम तो भैया ईस्ट में है इंडिया, अब इंडिया है, कंपनी है, नॉर्मल ज़्यादा नाम सोचते हैं, जैसे हम लोग अभी नाम सोच लेते, कुछ भी सोच लेते उधर उधर, तो क्या नाम की कमी तो थी नहीं, रख लो ईस्ट में है, डायरेक्शन बता रहे हैं, डायरेक्शन ईस्ट में है, इंडिया है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से नाम वो लोग रखते थे, रख लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो फॉर्म हुई 1602 में, 1602 में वो फॉर्म हो गई। अब जब इतना बड़ा ब्रिटिश इतना बड़ा एम्पायर जब ट्रेड कर रहा है, आपको सबको पता चल जाएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया फेमस हो गया फॉर दी ट्रेडिंग फॉर दी स्पाइसेस, राइट। तो डच लोग भी आ गए अब इंडिया में, उनके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, मतलब उनकी जो हायरार्की है क्या है, उनके अंदर 17 डायरेक्टर्स थे, राइट। डच में 17 डायरेक्टर्स थे, और वो सिर्फ आए थे मेन ट्रेड करने स्पाइसेस में। जब वो स्पाइसेस में ट्रेड करने आए तो उनको और भी पता चला कि यहाँ पे रॉ सिल्क और इंडिगो का बिजनेस बहुत तगड़ा हो सकता है, राइट। तो रॉ सिल्क और बिजनेस का भी वो अब बिजनेस करने लगे, मेन ट्रेडिंग वो करने आए थे, उनका कोई यहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोल करने का मोटिव नहीं था, राइट। तो अभी तक ब्रिटिशर्स का भी नहीं है, अभी किसी का नहीं है, अभी सब वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी रिच कंट्री फॉर ऑल दिस रिसोर्सेज, राइट। तो स्पाइसेस का भी और रॉ सिल्क का भी वो अब बिजनेस करने लगे। कौन थे ये? डच थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स के बाद आए। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है, तो आप प्लीज इसको लिंक ना कर दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या मतलब, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी, कैसे सर के क्या चल रहा है? मैंने कहा नहीं, ये अलग है, वो अलग है, वो ब्रिटिश से आए थे और ये डच है, ये डच से आए, राइट। अब क्या है, ये रॉ सिल्क इंडिगो का बिजनेस कर रहे हैं, राइट। ये आते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसके लिए बन गया? पोर्टुगीज के लिए बन गए, पोर्टुगल के लिए बन गया, आप कह सकते हैं पोर्टुगल, पोर्टुगीज, पोर्टुगल के लिए बन गया, पोर्टुगल डिक्शनरी यहाँ पे फायदा होगा आपको। पोर्टुगल्स के लिए ये प्रॉब्लम बन गए, राइट। पोर्टुगल्स की लड़ाई हो चुकी थी पहले ही ब्रिटिशर से, पोर्टुगल ऐसे ही बहुत कमजोर हो चुके थे, ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ उनके पास था नहीं ज्यादा, पर जो था ये लोग डच ने आकर इनको भी वो खत्म कर दिया पूरी तरीके, और भी बुरी तरीके से मार पीट के, कूट काट के सब उनका छीन गया। गो सबसे आते ही उन्होंने सबसे पहले गोवा कैप्चर कर लिया 1639 में, यहाँ पे लिखा है 1639 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी में पोर्टुगल का सबसे पहले गोवा कैप्चर कर लिया। उसके बाद मलेशिया, पोर्टुगल भी उन्होंने कंट्रोल में रखा था, बिजनेस कर रहे थे वहां से, तो भी 1641 पे मलेशिया भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया, और सिलोन भी 1658 में, जो लार्जेस्ट सेटलमेंट था पोर्टुगल का, वो भी उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। तो कुल मिला के आप ये देखेंगे पोर्टुगल मतलब एक तरीके का मतलब कुछ है नहीं उनके पास, अब तो बिल्कुल खत्म हो गया है, अब कुछ बाकी नहीं रह गया पोर्टुगल्स के पास, राइट। तो अब आप ये देखिए, इस तरह उन्होंने अपना सब कुछ पूरा बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट करने की कोशिश करी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। डच ने आके पोर्टुगीज को बिल्कुल मार पीटा है। अब पोर्टुगीज को, सॉरी, डच को इंडिया में ले आया गया है, डच को इंडिया में ले ला दिए हम लोग, उनका हम लोग ने बिजनेस बना दिया है, कंपनी बनवा दी हम लोग ने, उनको हम लोग ने जगह कैप्चर करवा दी है। अब क्या करेंगे? जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे ये वो भी करेंगे, ब्रिटिशर्स भी आए थे, उन्होंने सबसे पहले कैप्चर किया, उसके फरमान लिया, उसके बाद उन लोग ने क्या किया, ध्यान में रखो क्या किया, सोचिए क्या किया, मैं तब लिखता हूँ आगे।
सबसे पहले अब उनका क्या करेंगे, अब आपका आंसर का फैक्ट्री है तो बहुत बढ़िया है, अगर आपका आंसर फैक्ट्रीज नहीं है तो दोबारा वीडियो देखिए, राइट। तो स्टैब्लिश करी फैक्ट्री में कहाँ है, कानापुर में और मालदा में। अभी आप देख रहे हैं बंगाल में सबसे ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। बंगाल में इसलिए सबसे ज़्यादा चीज़ें चलती हैं क्योंकि बंगाल से सुई रूट बहुत अच्छा मिलता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सी रूट बहुत अच्छा मिलता है। दूसरी बात, बंगाल में बहुत अच्छा इंडिगो उगाया जा सकता है, जैसे कि आप इंडिगो रिवॉल्यूशन भी देखेंगे आगे, जब मैं पढ़ाऊंगा आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो उसमें भी देखेंगे बंगाल बहुत एक ऐसी जगह थी जहाँ पे इंडिगो का काम बहुत अच्छा हो जाता था। पर लेटर ऑन बहुत चीज़ें हुई वहाँ पे, तो आगे आप देखेंगे उस वीडियो जब आगे आएंगी तो उसमें आप देखेंगे बंगाल में भी बहुत सारी क्राइसिस हुई हैं, दिक्कतें हुई हैं, फेमिनिन आया है बंगाल में भी, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, खाने पीने की कमी हुई है। बंगाल से इसलिए सबसे ज़्यादा बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी निकले हैं क्योंकि बंगाल में ही शुरुआत से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है अपने इंडिया में, राइट। जब ब्रिटिशर्स थे, अभी नहीं, अब नहीं, राइट। तो फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई किसके द्वारा, डच के द्वारा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई कानाकुल में, मालदा में। कानाकुल में कब हुई, 1689 में, और मालदा में हुई 1676 में। ये दोनों जगह कहाँ पे थी, बंगाल में थी, राइट। को आप नोट कर ले, नीचे वाला भी नोट कर ले, मैं नीचे वाला रख कर दे रहा हूँ। अब टाइम आ गया है, इन लोगों की पावर बढ़ी, पहले आते हैं, कैश पावर बढ़ाते हैं, जैसे पोर्चुगल का था। अब पावर कम करने का समय आ गया है इनका, अब इनकी हम पावर कम करेंगे। कैसे पावर कम करेंगे हम ये देखते हैं। अब इनकी पावर कम करते देख सकते हैं कैसे पावर इनकी कम हो रही है। डिक्लाइनिंग इन 18th सेंचुरी में इनकी पावर कम होती गई। बैटल ऑफ बेडोरा इन्होंने ब्रिटिशर से हारा 1759 में, लॉस कर गए। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इनको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया 1795 में, ब्रिटिशर्स ने इनको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया 1795 में। ब्रिटिशर्स आप देख सकते हैं, ब्रिटिशर ये तो प्राइवेट कंपनी थी, प्रॉपर तरीके से वो सीक्वेंस वाइज वो काम करते थे, ठीक है, कुछ भी होता था सब कुछ प्रॉपर चैनल उनका बना हुआ था। ये लोग अभी आए थे, तुरंत एक्सपेक्शन स्टार्ट कर, ब्रिटिशर्स ने पहले से आ रखे थे, 16th सेंचुरी से वो ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, तो यार उनको डिफीट करना इज नॉट पॉसिबल, इट इज वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दैट्स व्हाई नो वन कैन एबल टू डिफीट द ब्रिटिशर्स, ओनली द one Mughal king can able to defeat that the who is औरंगजेब, राइट। औरंगजेब की शिप उन्होंने कर ली थी और दिन उनकी औकात दिखाई थी, बस वो रीजन था, वो उसके बाद वो कभी हारे नहीं है ब्रिटिशर्स, राइट अभी तक। तो क्या है कि अभी तक तो नहीं हारे, तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ बदोरा में किसको हरा दिया, मैं आप लिख दे रहा हूँ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बैटल बडोरा में इन दोनों का वर्सेस हुआ, ये जीत गए और ये हार गए, बेचारे रो रहे हैं, ठीक है। तो ये जीत गए, वो जीत गए, वो हार गए। अब 1795 में कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया इनको, राइट। तो अब देख सकते हैं किस तरह हम लोग ने डच की एंट्री करवाई,
उनकी पावर बढ़ाई, उनकी पावर घटा दी, ठीक है, ब्रिटिशर्स द्वारा घटा दी गई। ये पूरा लेक्चर आप दोबारा देखिए, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, कुछ पॉइंट्स अगर आपको क्लियर ना हो आप कमेंट में करिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा, राइट। इस लेक्चर को आप तभी समझ पाएंगे, सीक्वेंस आप तभी दिमाग में ला पाएंगे जब आपने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे। पुराने लेक्चर जरूर देखिए, मैं सारी चीज़ों का एक ही जगह कंटेंट लेके आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सारे इस क्वेश्चंस आपके यहीं से टैकल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। अब आगे के लेक्चर्स में हम ये देखेंगे, हम लोग एक फ्रेंच को एंट्री करा देंगे, डैनिश की एंट्री करा देंगे जो कि डेनमार्क के थे, इन दोनों जगहों की एंट्री हम लोग कराने वाले हैं, राइट। उसके बाद हम लोग कार्नेटिक वॉर्स देखेंगे, 3 कार्नेटिक वॉर हुई थी। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कार्नेटिक वॉर क्या हुई, किसके बीच हुई, कब हुई, कैसी हुई, क्या आउटपुट था, क्या कॉन्सेप्ट निकला उस कार्नेटिक वॉर से, ठीक है। तो आप ये सीक्वेंस अगले लेक्चर के दिमाग में बैठा रखिए, फ्रेंच की एंट्री करानी है, डैनिश की एंट्री करानी है, कार्नेटिक वॉर करवानी है, हमें लड़वाना है आपस में। कार्नेटिक रीजन मैं आपको बता दूं, ये पूरा कार्नेटिक रीजन होता है, ये पूरा कार्नेटिक रीजन होता है, यहाँ पे लड़ाई होने वाली है अब, ठीक है। अगले लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से एग्जाम में आती भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 कार्नेटिक वॉर हैं, आराम से आप पढ़ लेंगे माइंड मैप के द्वारा, राइट। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही है। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, सब कुछ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और इस माइंड मैप क्लासेस को सपोर्ट करें। माइंड मैप क्लासेस इज़ अ कॉन्सेप्ट जो कि माइंड से डायरेक्ट कनेक्ट करता है आपकी थ्योरीज को। हिस्ट्री इज़ नॉट ईजी जब तक आप उसको किसी और तरीके से पढ़ते हैं, पर इट बिकम ईजी व्हेन यू ज्वाइन अस। माइंड मैप से अगर आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो इट्स वेरी इजी टू गेन दी हिस्ट्री इन योर माइंड, ठीक है, आप समझेंगे बहुत अच्छे से, राइट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।